बहुत सारे मिथ्स हैं जिसको आज हम लोग बस्ट करेंगे और बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो रिवील होंगे। कि नॉनवेज फूड आइटम्स को जब कोई कंज्यूम करता है तो बड़े बुजुर्ग अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि कम खाया करो क्योंकि बहुत एसिडिक होता है। प्रॉब्लम क्या है कि ये कॉन्सेप्ट जो है कि हमें सिर्फ खुद के लिए नहीं खाना होता है, हमें गट के लिए भी, गट बैक्टीरिया के लिए भी, गट माइक्रोबायोम के लिए भी खाना होता है। तो अगर आप फाइबर नहीं भी खा रहे हो तो आप जो भी खा रहे हो, चाहे वो मीट हो, एग्स हो, नॉनवेज फूड जितने सारे हैं जो कार्निवोर डाइट पे आप ले सकते हो, वो फूड भी एक्चुअली आपके एक सर्टेन सेट ऑफ बैक्टीरिया के लिए फूड है। इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन में जब भी पेशेंट आता है तो उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है और इसी को पॉइंट बताते हुए जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि कार्ब्स आर वेरी इसेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी और ट्राइग्लिसराइड या देसी घी नहीं चढ़ाते हैं पेशेंट्स पर। इस पर आपका क्या कहना है? ईजी होता है, बहुत सिंपल है, क्योंकि ब्लड शुगर नॉर्मली आपका बढ़ता तभी है जब आप डाइटरी कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं। मैं बस इसी चीज़ को जानता हूँ। कार्निवोर डाइट बाकी लो कार्ब कीटोजेनिक डाइट से कैसे डिफरेंट है और इसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी हो सकती है? से अगर हम मान भी लें आपने कीटोजेनिक डाइट को स्टार्ट किया, हाई फैट डाइट, कार्निवोर डाइट को स्टार्ट किया और आपका एलडीएल बढ़ गया, ठीक है, बट अगर बढ़ भी गया तो वो प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में डॉक्टर किसले के साथ। और इस एपिसोड में हम कार्निवोर डाइट पार्ट 1 को कंटिन्यू करेंगे। जो कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे लास्ट टाइम, तो इस बार हम और इंटरेस्टिंग वे में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कुछ नया आपको भी सीखने को मिलेगा, कुछ नया मुझे भी सीखने को मिलेगा। तो वेलकम करते हैं सर आपका। हेलो सर, कैसे हैं? थैंक यू सो मच रघु, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। जी जी बिल्कुल। तो इस एपिसोड में हम क्या इंटरेस्टिंग डिस्कस करने वाले हैं, कुछ ज़रा एक डिस्क्लेमर टाइप में दे दीजिए ऑडियंस को हमारी। हाँ, डेफिनेटली बहुत सारे मतलब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे आज और बहुत सारे मिथ्स हैं जिसको आज हम लोग बस्ट करेंगे और बहुत सारे जी फैक्ट्स हैं जो रिवील होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम पार्ट 2। बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर। तो पहला सवाल बिना किसी देरी के मैं आपसे पूछता हूँ कि नॉनवेज फूड आइटम्स को जब कोई कंज्यूम करता है तो बड़े बुजुर्ग अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि कम खाया करो क्योंकि बहुत एसिडिक होता है। तो क्या इससे हमारी बॉडी का पीएच डिसरेगुलेट होता है? मॉडर्न साइंस इस पे क्या कहता है? प्लीज़ ज़रा बताइए इसमें। राइट, एक्चुअली ये जो पीएच का कॉन्सेप्ट है ना, पीएच बेसिकली जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और वो एक लॉगरिथमिक स्केल पे हम उस पीएच को कैलकुलेट करते हैं। किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच होता है उसमें एक H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होता है। जो भी बेसिक्स केमिस्ट्री से वाकिफ़ होंगे वो समझ पाएंगे मेरी बात को। H प्लस उसमें एक, क्योंकि मॉलिक्यूल से, वाटर मॉलिक्यूल से अटैच्ड होता है H प्लस, तो वो एक्चुअली हाइड्रोनियम आयन होता है और उसके कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग पीएच के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी एसिडिटी होती है उसको हम पीएच के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, बेसिकली लेबल करते हैं। और वो जो पीएच का रेंज होता है वो 0 to 14 होता है यूजुअली, बट 0 से कम भी हो सकता है, 14 के ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि उस रेंज में हमारे पास कुछ ऐसा कुछ प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं होता, इसलिए उसको हम कंसिडर नहीं करते। तो जितना ज़्यादा लोअर नंबर होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा कोई भी मटेरियल या सोल्यूशन जो भी है। तो इन जनरल जैसा हम मानते हैं कि जो भी नॉनवेज बेस्ड फूड है, एग्स हो गया, मीट हो गया, वो एसिडिक है और इसके पीछे कोई साइंस नहीं है एक्चुअली, है ना। ये अपना अपना एक बिलीफ सिस्टम का पार्ट है, आइडियोलॉजी का पार्ट है, क्योंकि हर एक सब्सटेंस का कुछ ना कुछ एक पीएच वैल्यू होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे मीट का होगा, एग्स का होगा, और उसके पीएच का वैल्यू हमारी बॉडी के पीएच को डिक्टेट नहीं करता है किसी भी फूड आइटम का। तो अगर लेट से मीट का पीएच अगर 6 है या 5 है, और उसमें भी बहुत तरीके से डिफरेंस आता है। अगर रॉ मीट हम खाएंगे तो उसका पीएच कुछ और होगा, कुक्ड अगर करेंगे तो उसका कुछ और हो जाएगा पीएच, और डिफरेंट डिफरेंट कुकिंग पे भी उसका पीएच का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाता है। तो पीएच का जो नंबर होता है, जैसे पीएच 5 हो गया, पीएच 4 हो गया, तो इस पीएच 4 और पीएच 5 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो नंबर वाइज ही एक्चुअली 1 से डिफर कर रहा होता है, बट एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन वाइज 10 टाइम्स का डिफरेंस है, राइट। क्योंकि लॉगरिथमिक स्केल पे जब हम कॉन्सेंट्रेशन वाइज इसको कंपेयर करेंगे तो ये 10 टाइम्स का डिफरेंस होगा। तो 10 टाइम्स ज़्यादा एसिडिक होगा एक सब्सटेंस दूसरे से। अगर किसी का एक का पीएच 4 है
और किसी एक का पीएच 5 है, मतलब 4 वाला जो पीएच है, जिस मटेरियल का, जिस सब्सटेंस का, जिस सोल्यूशन का पीएच 4 है, इसका मतलब वो 10 टाइम्स मोर एसिडिक है देन दी सब्सटेंस हैविंग पीएच ऑफ 5, राइट। ओके। तो जी ये जी। डिफरेंस होता है। तो इसलिए, और उस पीएच 4 जिसका हम निकाल रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि एसिडिक है, वो कॉन्सेंट्रेशन वाइज अगर देखा जाए ना तो बहुत कम होता है। मतलब अगर पीएच 4 का मतलब होता है 10 to the power -4, मतलब पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन के रेंज में होता है। ये इतना कम होता है, 1 डिवाइडेड बाई मिलियन से 1 डिवाइडेड बाई 10 मिलियन, इस तरह से होता है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power -7 इस तरह के रेंज में है, -4 -5 इस तरह से, जो बहुत कम होता है कॉन्सेंट्रेशन वाइज। तो इतने कम कॉन्सेंट्रेशन वाली चीज़ों को अगर हम अपनी बॉडी में डालते भी हैं तो वो हमारी बॉडी के पीएच को ऑल्टर नहीं करता है कहीं से भी, क्योंकि इस एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करने वाला, मेंटेन करने वाला हमारा सिस्टम पूरी तरह से वेल डिज़ाइंड है, मतलब बहुत अच्छे से उसको मेंटेन करता है, बैलेंस आउट करता है। और वहीं पे आता है हमारा बॉडी का फिजियोलॉजी, जो सिस्टम हम देखते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जी जी। किडनी का रीनल सिस्टम हो गया। तो ये बेसिकली ये दो सिस्टम जो होता है, और ब्लड के कुछ जो बफर्स होते हैं जो बेसिकली उस सो कॉल्ड एसिड को, और जो हम बोलते हैं कि उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वहाँ पे होता है। तो इस लेवल पे हमारा, और इवन टेम्परेचर जो होता है हमारी बॉडी का, वो भी उसको रेगुलेट कर रहा होता है पीएच को। तो इतने सारे फैक्टर्स होते हैं जो पीएच को रेगुलेट करता है। तो कहीं से भी अगर हम सो कॉल्ड एसिडिक फूड लिए भी, क्योंकि हम मान भी लेते हैं कि अगर मीट हमारा एसिडिक फूड है, जो कि ऐसा है नहीं, क्योंकि हम पीएच के फॉर्म में अगर डिफाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे फूड मटेरियल का भी पीएच 4 और 5 हो सकता है, सिर्फ नॉनवेज फूड का नहीं होगा पीएच वैल्यू 4 और 5, ठीक है। लेकिन उस पीएच वैल्यू वाले फूड को अगर हम अपनी बॉडी में लेते भी हैं, सो कॉल्ड एसिडिक फूड को, तो हमारी बॉडी का पीएच कहीं से भी एसिडिक नहीं होता है। हमारी बॉडी का पीएच ऑलमोस्ट 7 के ऊपर ही होता है हमेशा। 7 क्या मतलब, वो जो रेंज है बहुत नैरो है। नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल पीएच होता है 7.35 टू 7.45 के रेंज में होता है, और इतना नैरो रेंज है, और इसके बीच में ही वो मेंटेन्ड रहता है पूरी अच्छे तरीके से, अनलेस अनटिल हम कोई एक्टिविटी ना कर रहा हूँ, फिजिकल एक्सरसाइज ना कर रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेनवस है एक्सरसाइज, जिसमें हार्ट रेट हमारा बहुत शूट अप किया रहता है। वहाँ पे काइंड ऑफ पीएच हमारा थोड़ा सा लोअर साइड जाता है, 7 के अराउंड जाता है, 6.8 6.9 के अराउंड भी चला जाता है, जो सो कॉल्ड हम एनारोबिक वर्कआउट जिसको बोलते हैं, वेट लिफ्टिंग वाला वर्कआउट। तो उसमें हमारा पीएच उस लेवल तक चला जाता है, जो कि कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि आपका पीएच अगर नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में, जहाँ पे आप एक्सरसाइज उस तरह से नहीं कर रहे हो, और आपका पीएच अगर 6.7 6.8 में है, तो वो एक मेडिकल कंडीशन के फॉर्म में यूजुअली पेशेंट जो होते हैं वो आते हैं हॉस्पिटल में, आईसीयू में। नॉर्मली अगर आप एक्सरसाइज से आप उस पीएच में, अगर आपके ब्लड का पीएच अगर उस रेंज में है, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी बॉडी तुरंत फिर स्विच कर जाती है उस 7.35 टू 7.45 वाले रेंज में। तो ये जो रेगुलेशन है ब्लड पीएच का, वो बहुत स्ट्रिक्टली और स्ट्रिंजेंट मैनर में रेगुलेट होता है, और ये कहीं से भी हमारे ब्लड के पीएच को ऑल्टर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि हम एसिडिक फूड ले लिए तो अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम वेजिटेबल्स लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, सो कॉल्ड, है ना। बहुत तरीके का ये कॉन्सेप्ट है, इवन आयुर्वेदा में भी ये कॉन्सेप्ट है, और मुझे ऐसा लगता है ये सब कॉन्सेप्ट का कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल साइंस नहीं है इसके पीछे कुछ भी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई फूड आपका अगर सो कॉल्ड एसिडिक भी है पीएच वाइज, तो वो आपके बॉडी को एसिडिक नहीं करता है, क्योंकि अगर हम पीएच देख रहे हैं ना, तो डिफरेंट हम जगहों पे हमें पीएच देखना होता है, सिर्फ ब्लड की बात नहीं होगी। हमारा यूरिन है वो भी एसिडिक हो सकता है, कभी कभी अल्कलाइन हो सकता है, क्योंकि यूरिन का भी जो नॉर्मल जो पीएच होता है वो 4 to 8 के रेंज में वैरी करता है, मतलब थोड़ा ब्रॉडर रेंज है। अगर हम देख रहे हैं ब्लड से कंपेयर करते हैं तो ब्लड पीएच क्योंकि 7.35 टू 7.45 के अराउंड है नॉर्मली हमारा पीएच, लेकिन यूरिन का पीएच कुछ भी हो सकता है 4 to 8 के बीच। और वो यूरिन का पीएच इसलिए वाइड है, इसलिए ब्रॉड है, क्योंकि ब्लड के पीएच को वो कांस्टेंट रखना है यूरिन के थ्रू। अगर हम सो कॉल्ड एसिडिक फूड ले भी रहे हैं तो क्योंकि ब्लड के पीएच को उस रेंज में रहना है 7.35 टू 7.45, इसलिए यूरिन का पीएच जो है वो टुवर्ड्स कभी अल्कलाइन जा सकता है, कभी एसिडिक जा सकता है, जस्ट टू मेंटेन दी पीएच ऑफ ब्लड इन द रेंज ऑफ 7.35 टू 7.45, है ना। तो हमारे यूरिन का पीएच बदल सकता है किसी फूड को खाने से, ब्लड का पीएच नहीं बदलता है। तो ये है बेसिकली। और किडनी से अगर यूरिन से हम अगर पीएच हमारा यूरिन का अगर एसिडिक हो रहा है, कभी अल्कलाइन हो रहा है, तो वो क्या है, रीनल सिस्टम का पार्ट है, किडनी का पार्ट है, और हमें पता है कि किडनी एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करता है ना। तो इसलिए यूरिन का जो पीएच रेंज है नॉर्मल वो वाइडर है,
कंपेयर टू ब्लड। तो इसलिए ये सब कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम अगर मीट खा रहे हैं, एग्स खा रहे हैं, तो उसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे, बेस को लाएंगे वेजिटेबल्स के फॉर्म में। ये सब कॉन्सेप्ट बहुत गलत है, एब्सर्ड है, टोटली एब्सोल्युटली नॉनसेंस बेसिकली। ओके ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो सर है हमारा, तो फाइबर के रिगार्डिंग है, जो कि हमारे अगेंस्ट बहुत यूज़ होता है कार्निवोर डाइट जो प्रैक्टिस करते हैं लोग। तो इंटरनेट एक्सपर्ट्स फाइबर को इसलिए बहुत ज़्यादा एडवोकेट करते हैं कि गट हेल्थ इंप्रूव करता है, फाइबर खाओ, फाइबर गट बैक्टीरिया फाइबर पर फीड करते हैं। बट कार्निवोर डाइट में तो फाइबर होता ही नहीं है, और ऑलमोस्ट स्टूल भी एवरी अदर डे या एवरी डे होता ही है सबको। तो जब कार्निवोर डाइट में फाइबर की अमाउंट बहुत मिनिमल है, तो गट बैक्टीरिया तो हमारा भूखा रह जाता होगा, है ना? और अगर वो मर जाता है तो सर्वाइव कैसे करता है? एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट बहुत लोगों में है, इवन लो कार्ब स्पेस में भी बहुतों के पास ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत सारे लो कार्बर्स भी जो है ना वो कार्निवोर डाइट को डेंजरस मानते हैं। अच्छा। और वो हाई कार्ब से लो कार्ब की तरफ तो आए हैं, बट लो कार्ब से अपनी नॉलेज को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं अब, है ना? ओके। और प्रॉब्लम ये अपग्रेडेशन का ही है, उस लेवल पे कहीं ना कहीं वो नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि ये कॉन्सेप्ट जो है कि हमें सिर्फ खुद के लिए नहीं खाना होता है, हमें गट के लिए भी, गट बैक्टीरिया के लिए भी, गट माइक्रोबायोम के लिए भी खाना होता है। तो इसमें मैं ये बता दूं कि आप जो भी खाते हो, है ना, आप भी खाते हो, और वही फूड आपके गट माइक्रोबायोम के लिए भी होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि गट माइक्रोबायोम के लिए स्पेसिफिक फूड सिर्फ और सिर्फ फाइबर ही होता है, राइट? तो अगर आप फाइबर नहीं भी खा रहे हो, तो आप जो भी खा रहे हो, चाहे वो मीट हो, एग्स हो, नॉन-वेज फूड जितने सारे हैं जो कार्निवोर डाइट पे आप ले सकते हो, वो फूड भी एक्चुअली आपके एक सर्टेन सेट ऑफ बैक्टीरिया के लिए फूड है ना? फाइबर नहीं भी है तो भी एक फूड है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट क्लास ऑफ बैक्टीरिया है हमारे पास, हमें नहीं पता। मतलब बेसिकली अगर हम फाइला अगर हम पढ़ते भी हैं ना, तो दो फाइला में एक्चुअली हमने बताया हुआ है अपने माइक्रोबायोम को। एक फर्मिक्यूटिस नाम का एक बैक्टीरिया का फाइलम है, और एक बैक्टीरियोडाइटिस है, बैक्टीरियोडाइटिस है, ठीक है? तो अब ये दो फाइला में हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया को बताते हैं, उसमें ये है, इस क्लास में ये है, इस क्लास में ये है। और जनरली बोला जाता है कि जिसके पास फर्मिक्यूटिस बैक्टीरिया ज़्यादा होता है गट में, वो यूजुअली फैट होते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाला कंपोनेंट उनमें होता है। और जिनके पास बैक्टीरियोइडिटिस होता है ज़्यादा, वो लोग काइंड ऑफ मेटाबॉलिकली हेल्दी होते हैं। ये काइंड ऑफ एसोसिएशन है, हम बता नहीं सकते कि ये फर्मिक्यूटिस कॉज करा रहा है, ऐसा कुछ ओबिसिटी करा रहा है या मेटाबॉलिक डिजीज़ करा रहा है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप जो खाने को खाते हो, वही खाना आपके गट माइक्रोबायोम को भी इस्टेब्लिश करता है ना? गट माइक्रोबायोम इन एंड ऑफ इटसेल्फ कुछ नहीं कर रहा होता है आपकी बॉडी में डायरेक्टली। होता क्या है कि आप जो भी खाना खा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका गट माइक्रोबायोम सेट होता है, इस्टेब्लिश होता है, और देन वो खाने का जो बेनिफिट है वो आपको मिलता है। और क्योंकि उस खाने से एसोसिएटेड आपका वो गट माइक्रोबायोम है, तो आपको बेनिफिट मिलता है। तो आप एसोसिएटिव एक यहाँ पे देख रहे होते हो कि जब भी ये बैक्टीरिया होता है तो हमें ये बेनिफिट मिल रहा है, तो ये काइंड ऑफ एसोसिएटिव हो जाता है। एक्चुअल जो आपको बेनिफिट है ना, वो आपके फूड से ही आपको मिल रहा होता है, और उस फूड के अकॉर्डिंग जिस बैक्टीरिया को होना था वो है, और उस बेनिफिट को आप उस बैक्टीरिया से लिंक कर देते हो, ना कि आपको एक्चुअली उस फूड से करना चाहिए लिंक। समझ रहे बात को? तो मुझे लगता है ये पब्लिक समझ जाएगी, बहुत ईजी है। तो जो बैक्टीरिया है वो बस एक एसोसिएटिव एक फाइंडिंग है वहाँ पे, है ना, कि हम जब भी खाना खाते हैं ऐसा, तो वो सर्टेन सेट ऑफ बैक्टीरिया होता है, और वो बेनिफिट हमें खाना से मिल रहा होता है, बट वो बेनिफिट हम टोटली हम बैक्टीरिया को दे देते हैं कि बैक्टीरियोइडिटिस में ही कुछ ऐसा बेनिफिट है जो हमें बेनिफिट पहुंचा रहा है। क्योंकि मैं एक और कॉन्सेप्ट बता दूं यहाँ पे कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता ये सिम्बायोसिस क्या होता है, पैरासिटिज्म क्या होता है, कॉमेंसलिज्म क्या होता है, उसको भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। यूजुअली क्या होता है ना कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जब भी हम बताते हैं तो उसमें ना 3 तरीके से रिलेशनशिप हो सकता है। म्यूचुअल रिलेशनशिप, होस्ट और जो भी हमारे, हम क्योंकि होस्ट हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के लिए, और वो काइंड ऑफ हमारे लिए एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो डायरेक्टली हमें बेनिफिट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, या नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो हमारे दो के बीच जो रिलेशनशिप बनता है इसको हम सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं। और इसके अंदर हम क्लासिफाई करते हैं 3 टर्मिनोलॉजी को। एक कॉमेंसलिज्म होता है, एक पैरासाइटिज्म होता है, और एक होता है म्यूचुअलिज्म, राइट? म्यूचुअलिज्म एक्चुअली क्या है कि
उसमें हम दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। जैसे जो बैक्टीरिया है वो हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है और हम बैक्टीरिया को बेनिफिट तो दे ही रहे हैं हर सिचुएशन में, ठीक है। तो ये हो गया म्यूचुअलिज्म, तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहा है, दोनों के लिए पॉजिटिव हो जाता है यहाँ पे। अब एक होता है पैरासाइटिज्म। पैरासाइट हमारी बॉडी में होगा तो वो सिर्फ बेनिफिट हमसे लेगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा, तो मेरे लिए वो नेगेटिव है। पैरासाइट तो ले ही रहा है बेनिफिट, तो उसके लिए पॉजिटिव है। तो प्लस माइनस का रिलेशनशिप यहाँ पे बनता है। एक होता है कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है कि जो हमारा गट बैक्टीरिया है, गट माइक्रोबायोम है, वो डायरेक्टली हमें ना नुकसान पहुंचा रहा है ना फायदा दे रहा है, बट वो हमसे फायदा ले रहा है ऑल टाइम्स, ठीक है। वो सारा Okay. हमेशा वो हमें से फायदा लेगा, तभी वो सरवाइव कर पाएगा। लेकिन हमारे लिए वो न्यूट्रल है, ना हमें नुकसान पहुंचाता है ना फायदा पहुंचाता है। और इसी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे एक एच पाइलोरी होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी करके एक बैक्टीरिया होता है, जिससे बहुत लोग अल्सर से, GERD से सफ़र कर रहे होते हैं, उनको ये सब डायग्नोज होता है मेडिकल कंडीशन। तो यूजुअली एच पाइलोरी जो है बहुत सारे लोगों में प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि जिनको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हुआ, डायग्नोज हुआ एच पाइलोरी, उन्हीं में एच पाइलोरी है बस, नहीं, मेरे में भी हो सकता है, तुम में भी हो सकता है, बाकी लोगों में भी हो सकता है। अब वो एच पाइलोरी जब तक ओवर ग्रो नहीं करेगा स्टमक के लेवल पे या डिओडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब तक वो हमें प्रॉब्लम नहीं करता है। तो किसी का भी ओवर ग्रोथ होना वो प्रॉब्लम है हमारे लिए। एक बैलेंस रहेगा उसका पॉपुलेशन, एक वेल कंट्रोल्ड सिचुएशन में रहेगा, तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं कॉमेंसलिज्म। और कॉमेंसलिज्म में क्या हुआ, प्लस और जीरो हो गया, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को मैंने बताया 3 तरीके से। लेकिन यूजुअली जो हम सिम्बायोटिक बोलते हैं ना, सिम्बायोसिस बोलते हैं, तो वो यूजुअली हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं म्यूचुअलिज्म को, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह का रिलेशनशिप हमारा गट माइक्रोबायोम के साथ बहुत ज़्यादा है, सिम्बायोटिक वाला, मतलब म्यूचुअलिज्म वाला, जिसमें दोनों हम एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है ये मोस्टली ये रिलेशनशिप ना कॉमेंसलिज्म या पैरासाइटिज्म पे चल रहा होता है। बहुत सारे मैक्सिमम जो है कॉमेंसलिज्म पे डिपेंड करता है, कॉमेंसलिज्म वाला रिलेशनशिप है हमारा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पैथोजेंस, जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी हैं, वो भी हमारे बॉडी में पैथोजेनिक तब होते हैं जब उनका अपना जो पॉपुलेशन का, जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ का पॉपुलेशन है, उसमें वेरिएशन आता है। किसी एक का ग्रोथ बहुत हो जाएगा, किसी एक का ग्रोथ कम हो जाएगा। तो क्योंकि काइंड ऑफ एक दूसरे को ये लोग सप्रेस कर रहे हैं ओवर ग्रो करने से, है ना, और उसी के एक दूसरे के इंटरेक्शन से जो एक दूसरे को सप्रेस करके रखते हैं, उसी में हम भी हेल्दी रहते हैं। तो इस तरह से हम हेल्दी रह पाते हैं जब तक उनका पॉपुलेशन कंट्रोल्ड होगा, एक सर्टेन एक रेशियो में होगा जो होना चाहिए, तभी हम हेल्दी रहेंगे। वरना क्या होगा, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाएगा। जैसे कैंडिडा का इन्फेक्शन बहुत लोगों को हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कैंडिडा, जिनमें कैंडिडियासिस हो रहा है उन्हीं को बस कैंडिडा का, फंगस का इन्फेक्शन होगा। जिनमें है कैंडिडा, हमारे में भी है, तुम में भी है, सब में है, ओरल कैविटी में है, इवन फीमेल्स में वेजाइना में होता है। तो ये सब हर एक जगह, ये सब जो सो कॉल्ड पैथोजन है, ये बेसिकली कॉमेंसल है, ठीक है। अब जब भी इम्यून सिस्टम हमारा कॉम्प्रोमाइज्ड होगा तो ये इन्फेक्शन करा देता है, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन ग्रो कर जाती है इम्यून सिस्टम वीकन होने पे, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक होता है। तो मोस्ट ऑफ द जो रिलेशनशिप है हमारा गट माइक्रोबायोम के साथ, वो मुझे ऐसा लगता है कॉमेंसलिज्म है, ना कि म्यूचुअलिज्म है। और इसलिए गट माइक्रोबायोटा को आप डायरेक्टली चेंज करके किसी भी डिजीज़ को आप बेटर नहीं करते हो, है ना। आप बेसिकली अपने फूड को बदलते हो प्राइमरीली, फर्स्ट प्लेस पे। और फूड को जब बदलते हो तो उसके अकॉर्डिंग गट बैक्टीरिया चेंज होता है, गट माइक्रोबायोम आपका चेंज होता है। तो वो फूड ही है जो सब कुछ कराता है आपकी बॉडी में। डायरेक्टली गट माइक्रोबायोम मुझे नहीं लगता कुछ भी कराता है। अभी तक कोई साइंस नहीं है जो इस चीज़ को प्रूव कर पाई है कि गट माइक्रोबायोम ही है जो डिजीज़ को कॉज कराता है या हेल्थ को रिस्टोर कराता है। तो ये फंडा है एक्चुअली गट माइक्रोबायोम का। तो फाइबर अगर हम नहीं भी खा रहे हैं, मेरा कहने का ये मतलब था, अगर हम मीट खा रहे हैं, एग्स खा रहे हैं, तो उस प्रोटीन बेस्ड, फैट बेस्ड फूड पे भी एक सर्टेन सेट ऑफ बैक्टीरिया है जो रह सकता है हमारे गट में, है ना। और उसके अकॉर्डिंग एक गट माइक्रोबायोम स्टैब्लिश होगा और हम हेल्दी रह लेते हैं आराम से, प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे गट में जो बैक्टीरिया उनका सिर्फ फूड जो है सिर्फ फाइबर ही है, ये गलत है, ये कॉन्सेप्ट गलत है एक्चुअली। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आता है कि हमने फाइबर नहीं लिया मतलब गट बैक्टीरिया का ध्यान नहीं दिया, हमने गट हेल्थ का ध्यान नहीं दिया, ये चीज़ एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से वो ट्रांजिशनिंग फेज में थोड़ा टाइम लग सकता है उस सेट ऑफ बैक्टीरिया डेवलप होने में।
क्यों राइट, कहीं मैं गलत ना है, एग्जैक्टली। सही ना? तो यस, तो बस ये था फाइबर का जो भी ब्रेकडाउन कार्निवोर डाइट में जिसके रिगार्डिंग बहुत मिथ फैलता है, या हमारे अगेंस्ट जो वीडियोस बनते हैं कार्निवोर डाइट हैज नो फाइबर एंड नथिंग, तो उसका ये जवाब था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कहेंगे, इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन में जब भी पेशेंट आता है तो उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, और इसी को पॉइंट बताते हुए जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि कार्ब्स आर वेरी इसेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी, और ट्राइग्लिसराइड या देसी घी नहीं चढ़ाते हैं पेशेंट्स पर। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो एंटायरली वो जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है ऑल टुगेदर, क्योंकि जिस सिचुएशन में मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट आते हैं, यूजुअली पेशेंट इस सिचुएशन में होता है कि उनको फ्लूइड चाहिए, ठीक है। और इतना कॉमन सेंस भी नहीं है ऐसे ऐसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर के पास एक्चुअली, कि फ्लूइड में वाटर बेस्ड सोल्यूशन में फैट को आप नहीं डाल सकते हो, ठीक है। लिपिड को कैरी करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लाइपोप्रोटीन्स बोलते हैं, है ना। और क्योंकि वो फैट मॉलिक्यूल्स जो भी कोलेस्ट्रॉल है या ट्राइग्लिसराइड्स है, ये डायरेक्टली वाटर में कैरी नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लड हमारा एक्वस है, वाटर बेस्ड है। इसलिए उस मीडियम में एक लाइपोप्रोटीन हमारी बॉडी बनाती है, लिवर बनाता है, जिसको हम एलडीएल बोलते हैं, वीएलडीएल बोलते हैं, है ना। और वो ट्रांसपोर्ट करते हैं इस चीज़ को। तो वाटर में भाई तुम घी कैसे डाल दोगे? पेशेंट जब इमरजेंसी सिचुएशन में आता है आईसीयू में, तो उसको फ्लूइड चाहिए, है ना। अब उस फ्लूइड में हो सकता है डेक्सट्रोज भी हो सकता है नॉर्मल सलाइन हो जिसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड होता है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि पेशेंट को वहाँ पे देना है फ्लूइड, तेल नहीं चढ़ाना है पेशेंट को, है ना। और ग्लूकोज जहाँ तक देने की बात है, तो ग्लूकोज हम इसलिए तभी देते हैं जनरली जब पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में होता है, पेशेंट का ब्लड शुगर कम है, या कुछ ऐसा है जो पेशेंट खा नहीं सकता है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट पे बैकग्राउंड में, क्योंकि जितने पेशेंट आते हैं कोई कार्निवोर डाइट करते हुए तो नहीं आ रहा है ना आईसीयू में। सारे पेशेंट जो आ रहे हैं वो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट पे ही होते हैं सारे। तो अगर हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट पे होते हुए अगर किसी का ब्लड शुगर कम होगा, तो आप उनको तेल नहीं चढ़ाएंगे ना, खाने में आप तेल नहीं देंगे, या किसी भी थ्रू किसी भी राउट से आप तेल तो नहीं देंगे, आप उनको ग्लूकोज ही देंगे, क्योंकि बॉडी उनकी उस ग्लूकोज पे ही रन कर रही है, कार्बोहाइड्रेट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट की वजह से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि ग्लूकोज चढ़ाया जाता है इसलिए ग्लूकोज एसेंशियल है, डाइट में एसेंशियल है, डाइटरी कार्बोहाइड्रेट जब तक तुम्हारे पास है तभी तक उस ग्लूकोज का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर तुम डाइटरी कार्बोहाइड्रेट को लेते हुए हाइपोग्लाइसेमिक होगे, ब्लड शुगर तुम्हारा लो होगा, देन इंस्टेंटली तुम्हें ग्लूकोज चाहिए, है ना, वरना ब्रेन डैमेज हो जाएगा हमारा, और ये डैमेज इरिवर्सिबल भी हो सकता है, डैमेज इस तरह से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि हमें इतना ज़रूरी है ग्लूकोज, इसलिए हम पानी में ग्लूकोज चढ़ाते हैं, भाई पानी में तो पहली बात तुम फैट चढ़ा नहीं सकते हो, है ना, वो मिक्स ही नहीं होता है उसमें। तो पर्पस हमारा मेनली होता है ना फ्लूइड रिहाइड्रेशन थेरेपी, जो भी पेशेंट वैसे सिचुएशन में आते हैं, हमारा पर्पस होता है कि पेशेंट डिहाइड्रेट ना हो, रिहाइड्रेशन हो, फ्लूइड वॉल्यूम अगर लॉस हो रहा है, कोई सर्जरी का सिचुएशन है जहाँ पे उनकी सर्जरी होनी है, तो हम डेफिनेटली फ्लूइड चढ़ाएंगे, क्योंकि ब्लड लॉस होना है सर्जरी में, हम पहले से फ्लूइड वगैरह दे के रखते हैं पेशेंट को। या फिर कोई ट्रॉमा का सिचुएशन है, एक्सीडेंटल है, जहाँ पे ब्लड लॉस हो रखा है, सर्जरी पेशेंट है, बर्न्स का पेशेंट है, तो वहाँ पे तो हम फ्लूइड चढ़ाएंगे ना भाई। और उस फ्लूइड में हो सकता है डेक्सट्रोज वाला भी फ्लूइड कोई चढ़ा देते हैं डॉक्टर, हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं होता हमेशा कि डेक्सट्रोज ही दें, लेकिन एक बन गया ट्रेंड चला हुआ है कि ग्लूकोज दे दो एनर्जी मिल जाएगी, है ना। इस ट्रेंड से हम लोग डीएनएस दे रहे हैं, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन दे रहे हैं। यूजुअली प्रैक्टिकली देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट को नॉर्मल सलाइन ही चाहिए होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम डेक्सट्रोज नहीं चाहिए होता है। तो जब तक ग्लूकोज कम नहीं है तो डीएनएस चढ़ाने का मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, सिर्फ आप नॉर्मल सलाइन दो पेशेंट को, वो इनफ है। तो इसलिए ये सब कोई लॉजिक नहीं है, ये सब कोई रीजनिंग नहीं हुआ कि ग्लूकोज पानी में हम लोग देते हैं इसलिए ग्लूकोज होना चाहिए डाइट में, है ना। यस, ठीक है, ये सब बहुत एब्सर्ड है, ये सब पता नहीं कहाँ कहाँ से ये सब आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है ये लोग के पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, पहली बात तो कोई पायलट होता है, कोई हाई मतलब कोई मिलिट्री में था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, अचानक से आ गया न्यूट्रिशन पे ज्ञान देने लगा, और कोई सही बोल नहीं रहा है बेसिकली, है ना, सही तो कोई बोल ही नहीं रहा है, सब गलत ही बोल रहे हैं। तो पायलट भी न्यूट्रिशनिस्ट है, जनरल पब्लिक भी अब न्यूट्रिशनिस्ट है, सभी लोग न्यूट्रिशनिस्ट हैं आज के डेट में, है ना। सही बात।
तो डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट तो इस तरह से सब फैले पड़े हैं, भरे पड़े हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रह गया कि किनको आप सही मानोगे, क्योंकि हर ही लोग हैं अब एक्चुअली। कुछ नहीं भी है तो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन लेके सब लोग बैठे हुए हैं। सही बात। और एक्चुअली कॉम्पिटेंसी किसी के पास नहीं है, कॉम्पिटेंस है ना। क्वालिफाइड है सो कॉल्ड सभी लोग, किसी को कुछ नहीं आता है समझ में बेसिक। चलिए, बड़ा ये तो खैर बड़ा अनफॉर्चुनेट है एक्चुअली ये सब, इससे नुकसान बहुत हो रहा है पब्लिक को, नहीं, है ना। नुकसान तो हो रहा है, हर लेवल पे हो रहा है। और तभी आप जैसों की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब सोसाइटी में, कि आप अगेंस्ट द ऑड आके सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, हर चीज़ की रीजनिंग बता रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक दिन लोग समझेंगे इस बात को भी। राइट। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो हमारा है, कार्निवोर डाइट कैसे ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी में इम्प्रूवमेंट कैसे होता है, और डायबिटीज़ रिवर्सल, जो ये बहुत एसोसिएटेड है कार्निवोर डाइट से लोगों का, कि डायबिटीज़ रिवर्सल ये कैसे होता है, इस पर प्लीज़ ज़रा सा एक्सप्लेन कीजिए। मुझे ऐसा लगता है ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करना बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल है। क्योंकि ब्लड शुगर नॉर्मली आपका बढ़ता तभी है जब आप डाइटरी कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं। मैं बस इसी चीज़ को जानता हूँ और बार बार मैं इसी चीज़ को रिपीट करता हूँ हर एक जगह। तो आपका ब्लड शुगर एक 70 to 110 के रेंज में हमेशा होता है, हमेशा। आप खाना खाओ या ना खाओ, अगर आप लंबे फास्टिंग में जाओगे तो हो सकता है कि आपका 60s में जाए, 50s में जाए, जो कि प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। उस सिचुएशन में भी वो आपको ट्रबल नहीं करता है, उस समय आपको भी ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बॉडी काइंड ऑफ फैट पे रिलाई कर रही होती है उस समय। इनफ एनर्जी होता है उनके पास फैट के फॉर्म में, कीटोन्स के फॉर्म में। तो ग्लूकोज के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है बॉडी के लिए। तो ग्लूकोज लोअर साइड भी रहता है, फिर भी आपके ना ब्रेन को प्रॉब्लम हो रही है, ना आपके किसी और बॉडी पार्ट्स को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो आपको सप्लाई कर दे रहा है कीटोन्स, क्योंकि एक आ गया वहाँ पे आपको उस एनर्जी गैप को फिल करने के लिए, है ना। तो इसलिए लो ब्लड शुगर पे भी 50s में हो, 40s में हो, क्योंकि मेरा 40 to 40 भी जा चुका है 3 days 5 days फास्ट पे, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं जिम भी जा रहा था एक्चुअली उतने लो ब्लड शुगर पे, एक्सरसाइज भी कर चुका हूँ मैं, तो वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही मैंने एक्सरसाइज किया, देखा मैंने, मेरा ब्लड शुगर फिर से 60-70s में चला गया बिना खाए, है ना। तो ये सब जो बॉडी का जो मेकानिज़म है ना, रेगुलेशन है, होम्योस्टेसिस है, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं मेडिकल डॉक्टर्स हो गए, न्यूट्रिशनिस्ट हो गए, जितने लोग हैं समझ ही नहीं पाए एक्चुअली, है ना। हमारी बॉडी कितनी स्मार्ट है, कितनी रिजिलियंट है, इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर रही हैं ये लोग, प्रोफेशनल जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। और इसलिए बैड मेडिकल एडवाइस, न्यूट्रिशनल एडवाइस दे रहे हैं ये लोग। कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेसिकली इनके पास बेसिक्स फंडामेंटल्स का। तो अब ब्लड शुगर आपका अनस्टेबलाइज कब होगा? जब आप कार्बोहाइड्रेट को खाएंगे, सिंपल सी बात है। और अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो आपका एक सिचुएशन और है जो ब्लड शुगर को बढ़ाता है, वो होता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन। और वो स्ट्रेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इमोशनल फॉर्म में हो या फिजिकल फॉर्म में हो। आप एक्सरसाइज करते हो, आपका ब्लड शुगर 200-250 जा सकता है, अगर बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है, ठीक है। तो आप उस समय तो ब्लड शुगर को कम करने के लिए नहीं सोचोगे ना, क्योंकि वो एक बॉडी का फिजियोलॉजिकल डिमांड है हाई ग्लूकोज। लेकिन जब आप डाइटरी कार्बोहाइड्रेट को खा करके 200 के अराउंड ब्लड शुगर को स्पाइक कराते हो, तो वो बॉडी का डिमांड नहीं होता है ना। ऐसा नहीं है कि वो बॉडी को चाहिए था उस समय उस तरह का स्पाइक। वो अलग बात है कि सिंगल स्पाइक से आपकी बॉडी को उस तरह से डैमेज नहीं होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े। लेकिन ये जो प्रोसेस है डेली बेसिस पे स्पाइक कराना होता है ना डाइटरी कार्बोहाइड्रेट से, ये स्पाइक अगर डेली होगा, ट्वाइस थ्राइस 4 टाइम्स डेली, तो ये एक क्रॉनिक डिजीज़ का पार्ट बन जाता है। क्रॉनिक डिजीज़ बेसिकली आप इनिशिएट, सोचो आप करा रहे हो ये करके, तो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट के बाद जो ग्लूकोज स्पाइक है वो बॉडी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है उस समय। आपने खाया इसलिए वो बढ़ा, वो अलग बात है। 1 घंटे 2 घंटे में इंसुलिन उसको नॉर्मल कर देगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है इंसुलिन नॉर्मल कर देगा तो हम उस तरह से खा सकते हैं, है ना। हम उस तरह से खाना हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, फ्री रेडिकल इंजरी होती है उससे। हाई ब्लड ग्लूकोज उस तरह से अगर स्पाइक होता है तो फ्री रेडिकल इंजरी होती है। और यहीं पे एक और जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, एक जितेंद्र चौकसी करके एक है, फिट TR विद RC ऐसे ही करके कुछ रहता है। वो कहता है कि आपका ब्लड शुगर कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद स्पाइक होता है तो उसके लिए इंसुलिन है आपके पास,
है ना। तो आपके पास जब तक इंसुलिन है, इंसुलिन काम कर रहा है, आप डायबिटिक नहीं हो, तो आप कार्बोहाइड्रेट खा सकते हो उस तरह से। डेली स्पाइक से कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ब्लड शुगर को नॉर्मल करने का काम होता है इंसुलिन का बहुत। और क्योंकि ये एक रिस्पॉन्स फिजियोलॉजिकल है, नॉर्मल है, तो आप इस चीज़ को कर सकते हो। बहुत सारा रिस्पॉन्स जो होता है ना फिजियोलॉजिकल बॉडी में, वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो भी सिगरेट स्मोकर हैं, क्रॉनिक सिगरेट स्मोकर, वो अगर सिगरेट पीते हैं तो उनका हीमोग्लोबिन हाई रहता है, तो उनको सिगरेट पीना चाहिए, मतलब क्योंकि हीमोग्लोबिन बढ़ता है उससे, है ना। तो फिजियोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स होता है बहुत सारा इस तरह का होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है उसको करना वो सही हो गया, हेल्दी हो गया। जाहिर सी बात है, आप खाओगे कार्बोहाइड्रेट, आपका वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, हाई स्पाइक होना ब्लड शुगर का, वो करना नहीं है ना। लेकिन इसी चीज़ को तो समझना है। नॉर्मल फिजियोलॉजी हमेशा ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ही हो। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो एक हेल्दी साइन बता रहा है। उस चीज़ का होना, उस इवेंट का होना, वो नहीं बताता है कि हेल्दी है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए हमेशा। ठीक है, तो ग्लूकोज स्पाइक होना हेल्दी नहीं है किसी भी समय। जब भी आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो तब, स्पेशली एक्सरसाइज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जब खाओगे ही नहीं, कहने का ये मतलब था मेरा, तो आपका बढ़ेगा नहीं ब्लड शुगर। और एक्सरसाइज इंड्यूस हाइपरग्लाइसीमिया के लिए कोई भी वरिड नहीं होता, वो किसी के लिए भी मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। तो आप कार्बोहाइड्रेट खा के अगर बढ़ा रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट खाना को बंद करो, सिंपल सी बात है। अगर कार्बोहाइड्रेट आप सालों से खाते हुए डायबिटीज़ आपको हुआ, तो बेसिकली आप कार्बोहाइड्रेट बंद करके ही तो डायबिटीज़ को ठीक करोगे, है ना। अब दो तरीके से ब्लड शुगर को आप स्टेबलाइज कर सकते हो अपनी डाइट से। या तो आप फैट को हटा दो पूरी तरह से, इसको भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, और या तो आप डाइटरी कार्बोहाइड्रेट को हटा दो एंटायरली। जब भी आप मिक्स करोगे कार्बोहाइड्रेट और फैट को, वो ब्लड शुगर को कभी नॉर्मल नहीं होने देगा, ठीक है। आपकी बॉडी हमेशा किसी एक सबस्ट्रेट को यूटिलाइज करती है एट द लेवल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से। जब भी आप दो सबस्ट्रेट को डालोगे, ग्लूकोज के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में, तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली इनहिबिट करता है लेने से अपटेक, अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो जाता नहीं है, और अल्टीमेटली वो ब्लड में रिफ्लेक्ट होता है। तो आप हाई फैट भी लोगे, कार्बोहाइड्रेट भी खाओगे, तो ब्लड शुगर बढ़ेगा आपका। अगर आप स्टैंडर्ड डाइट लोगे जिसमें फ़ैट भी है सिग्निफिकेंट अमाउंट में, जिसमें पूरी पराठा खाने का जो कल्चर है हमारे इंडिया में, तो उसमें फ़ैट भी जा रहा है सिग्निफिकेंट अमाउंट में, वो लो फैट डाइट नहीं है। हम बोलते हैं लो फैट डाइट पे हम हैं, लेकिन एक्चुअली वो लो फैट डाइट नहीं है, क्योंकि 20% 25% फैट लोग खा रहे हैं स्टैंडर्ड डाइट पे, और वो लो फैट डाइट नहीं हुआ, है ना। तो अब वो फैट आपका सिग्निफिकेंट अमाउंट है, क्योंकि अगर एनर्जी वाइज देखें तो 25% फैट आपका बहुत होता है एनर्जी वाइज, क्योंकि डबल से ज़्यादा है सो कॉल्ड कैलोरी के टर्म्स में अगर हम बताएं तो आप अगर एनर्जी वाइज अगर 25% फैट आप ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा है, और कार्बोहाइड्रेट भी 60%, बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर इन दोनों को लोगे तो आपका ब्लड शुगर कभी नहीं नॉर्मल होगा। तो आप एक काम करो, या तो आप वीगन डाइट करो फॉलो, जिसमें आप फैट आपको हटा देना है, तो उस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है सेल के पास, है ना, यूज़ करने के लिए, एनर्जी के लिए। तो आप इस तरह से ब्लड शुगर को कम कर सकते हो। और जितेंद्र चौकसी ने किसी एक रैंडम पेशेंट पे इस चीज़ को किया है, कार्बोहाइड्रेट खिला करके ब्लड शुगर को कम किया है, डायबिटीज़ को कम किया है, और उसमें ये बता रहा है कि कार्बोहाइड्रेट को मैं खिलाते हुए डायबिटीज़ को इम्प्रूव कर दिया। मेरा ये कहना है कि आप इम्प्रूव कर सकते हो डायबिटीज़ के सिचुएशन को। जो अगर किसी का HbA1c 12 था, उस पेशेंट का शायद HbA1c पहले 12 था, अभी 6 पॉइंट समथिंग आया, 6.6 आया है। अब इम्प्रूव आपने कर दिया, नॉर्मल रेंज में आप नहीं ला पाओगे कार्बोहाइड्रेट खिला के, ये मेरा कहना होता है ना। तो पेशेंट, डायबिटीज़ के पेशेंट को डायबिटिक नहीं रखना होता है, डायबिटीज़ के पेशेंट को नॉर्मल लाना होता है। गोल यहाँ पे क्या चल रहा है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, कि डायबिटिक पेशेंट को हम केयर करते हैं, डायबिटिक बना के रखते हैं। आप डायबिटिक हो गए, अच्छा चलो आपका HbA1c अब हम 6.5 और 7 के अराउंड रखते हैं। ये होता है मेंटेनेंस, डायबिटीज़ का मेंटेनेंस हो रहा है, केयर किया जा रहा है। क्योंकि आप डायबिटिक तो तभी कहलाओगे ना जब आपका HbA1c 6.5 के अराउंड रहेगा, 6 रहेगा, जो भी है। अगर आपका नॉर्मल हो गया ब्लड शुगर बाय एनी मीन्स, है ना, आप ड्रग्स कर रहे हो, ड्रग्स ले रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, या लो कार्बोहाइड्रेट डाइट फॉलो कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, अगर नॉर्मल आ जाता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू आर नो मोर डायबिटिक, है ना, आप डायबिटिक नहीं हो। अब वो 2 घंटे के लिए हो या कुछ भी हो, आपने वो फेज देख लिया कि मैं डायबिटिक नहीं हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो अब फिर से आप डायबिटिक कब होगे, जैसे ही कार्बोहाइड्रेट खाओगे।
तो आपका ब्लड शुगर ही तो बता रहा है आपको कि आप डायबिटिक हो या ना हो। तो अगर किसी मीन से हम अपने ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करके नॉर्मल ले आते हैं तो वो मीन्स बेस्ट होता है हमारा, और वो पॉसिबल सिर्फ लो कार्ब डाइट पे ही है। तो आप बेसिकली डाइटरी कार्बोहाइड्रेट को एलिमिनेट करके भी ब्लड शुगर को नॉर्मल ला सकते हो। डाइटरी फैट को हटा के आप बेटर कर सकते हो ब्लड शुगर को, डायबिटीज़ के सिचुएशन को। जैसे उस पेशेंट ने किया 12 से 6.6 लाया, अब 6.6 से वो चाहेगा कि मेरा बेटर हो जाए, लॉन्ग रन में वो नहीं हो पाएगा। 5 उसका नहीं आ सकता कभी, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट को खा रहा है, और कार्बोहाइड्रेट खाने से ब्लड शुगर बढ़ेगा, स्पाइक होता रहेगा। बॉडी कितना भी चाहेगी उसको रेगुलेट करना, वो 5 के रेंज में नहीं ला पाएगी, क्योंकि अब वो डायबिटिक हो गया है, एक सर्टेन लेवल पे उसका प्रोग्रेशन हो गया है डिजीज़ का, और वो अब कभी भी उस तरह से इंसुलिन उसकी बॉडी में काम नहीं कर सकता कि वो नॉर्मल रेंज में ला करके 5 के अराउंड रख दे कार्बोहाइड्रेट को खाते हुए, है ना। तो आप बेसिकली इंसुलिन सेंसिटिविटी का कुछ नहीं कर रहे हो। मेरा इसलिए मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट करता हूँ। डॉक्टर एस कुमार का जो मैंने क्रिटिक वीडियो बनाया, उस डायबिटीज़ में मैं यही समझा रहा हूँ उस वीडियो में कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का कुछ नहीं कर रहे हो, आप बेसिकली डाइटरी कार्बोहाइड्रेट को बंद करते हो, और क्योंकि डाइटरी कार्बोहाइड्रेट को जैसे आप बंद करते हो तो ब्लड शुगर अपने आप आपका नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि डालने से बढ़ता है ना। और जब आप डालना बंद करोगे तो ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कहाँ आपने इंप्रूव किया, आपने तो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट को कट किया है। अगर आप डाइटरी कार्बोहाइड्रेट को खाते हुए ब्लड शुगर को नॉर्मल करते हो, देन हम कह सकते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को आप बेटर किए, सेंसिटिविटी को आपने बढ़ाया। लेकिन आप एक्चुअली डाइटरी इंटरवेंशन पे आप सेंसिटिविटी को नहीं बढ़ा रहे हो, है ना। लो कार्ब डाइट पे आप सेंसिटिविटी को इंसुलिन के साथ आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप बेसिकली डाइटरी कार्बोहाइड्रेट को हटा रहे हो। अब जब आप डाइटरी कार्बोहाइड्रेट को लोगे ही नहीं तो बढ़ेगा नहीं, तो इंसुलिन की ज़रूरत कहाँ है उसको कम करने की, है ना। तो इंसुलिन की जब ज़रूरत नहीं है तो रेजिस्टेंस आपने कहाँ इंप्रूव किया भाई, ये मैं कहता हूँ। आपने इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव कहाँ किया, ये कॉन्सेप्ट है। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी के साथ ये कुछ नहीं कर रहा है, ये सब डाइट, लो कार्ब डाइट या कार्निवोर डाइट, ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट है, कहने का ये मतलब है कार्निवोर डाइट। और कार्बोहाइड्रेट नियर जीरो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगा। आप डायबिटिक किसी भी समय आप डायग्नोज हो, आप जिस समय आप कार्निवोर डाइट करना शुरू कर दोगे उसके बाद आपका ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगा। टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ ये बात, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने कार्बोहाइड्रेट लेना ही बंद कर दिया जिससे बढ़ता है ब्लड शुगर, बस सिंपल है। तो ब्लड शुगर स्टेबल रहेगा, रेजिस्टेंस का कुछ नहीं आप कर रहे हो, क्योंकि आप खा नहीं रहे हो इसलिए बढ़ नहीं रहा है। तो इस तरह से आप डायबिटीज़ को बेटर करते हो। और जितने भी इश्यूज़ हैं इस सो कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग, जो भी हम मेटाबॉलिक डिजीज़ को हम बहुत सारा बताते हैं कि सारा कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस से हो रहा है, एक्चुअली वो रेजिस्टेंस से नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट और फैट बहुत ज़्यादा है, उसकी मिक्सिंग से हो रहा है। और जो उसका जो रिजल्ट है मिक्सिंग का, वो होता है एक सो कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ब्लेम आप रेजिस्टेंस को नहीं कर सकते हो, है ना, ब्लेम आपको डाइट को ही करना है हमेशा। कॉज डाइट है आपका, ना कि रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस तो एक उसका एक आफ्टर इफेक्ट हुआ आपकी डाइट का, है ना। तो यही मेरा कहना है, इस तरह से इंप्रूव करते हो आप अपने डिजीज़ को कार्निवोर डाइट पे या लो कार्ब डाइट पे। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी इंसाइटफुल था ये तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। कार्निवोर डाइट बाकी लो कार्ब कीटोजेनिक डाइट से कैसे डिफरेंट है, और इसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी हो सकती है, और किस कॉन्टेक्स्ट में ये बेटर है कीटोजेनिक डाइट से और किस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, प्लीज़ एक्सप्लेन दिस। मुझे ऐसा लगता है अगर किसी भी डाइट में कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट इतना कम हो जो आपकी बॉडी में कीटोन का प्रोडक्शन कराए, क्योंकि कीटोन का प्रोडक्शन हो रहा है मतलब फैट का मेटाबॉलिज्म बहुत हो रहा है, आपकी बॉडी फैट को बहुत यूज़ कर रही है एनर्जी के लिए, और जिसका बाई प्रोडक्ट होता है कीटोन। तो जितना भी आप कार्बोहाइड्रेट को कम करोगे आपकी बॉडी उतना ज़्यादा फैट यूटिलाइजेशन जोन में रहेगी, और उतना ज़्यादा कीटोन भी फिर बनेगा सब्सिक्वेंटली। तो आपकी डाइट अगर स्टैंडर्ड कीटोजेनिक डाइट है जिसमें आप वेजिटेरियन फूड भी लेते हो, तो वो उतना लो कार्ब नहीं हो सकता कंपेयर टू कार्निवोर डाइट, क्योंकि कार्निवोर डाइट में आप ना के बराबर प्लांट बेस्ड फूड ले रहे हो, तो कार्बोहाइड्रेट उसमें नहीं होता है। और फिर उस पर डिपेंड करता है कि वेदर यू आर डूइंग 70% कार्निवोर, 80% कार्निवोर, 90% कार्निवोर। तो 100% तो नहीं कर रहे हैं इंडिया में मैक्सिमम लोग, क्या मुझे ऐसा लगता है कोई नहीं कर रहा है, बोलने का हर लोग बोलते हैं,
बट 100% कार्निवोर डाइट नहीं कोई करता है, वो पॉसिबल भी नहीं है। तो कुछ ना कुछ आप प्लांट मटेरियल ले रहे हो कार्निवोर डाइट प्रिपरेशन के तहत, रेसिपी के तहत, है ना। रेसिपी भी बनाते हो तो उसमें कुछ ना कुछ तो प्लांट मटेरियल आप डालते हो। तो उस तरह से 100% नहीं हो सकता है, बट कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट बहुत कम हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है आप मीट एंड एग बेस पे रहते हो तो 10 to 20 ग्राम्स के अराउंड रहता है कार्बोहाइड्रेट का इनटेक, और वो Maximum. अल्टीमेट, हाँ, वो अल्टीमेट लो कार्ब डाइट हुआ, अल्ट्रा लो कार्ब डाइट। और उस लो कार्ब डाइट पे आपकी बॉडी कीटोजेनिक फेज में होती है, बॉडी कीटोन बनाती है इतने अमाउंट में कि आप उसको डिटेक्ट कर सको ब्लड में, है ना। तो अब जो स्टैंडर्ड कीटोजेनिक डाइट है, वेजिटेरियन फॉर्म हुआ, वीगन फॉर्म हुआ, इसमें कार्बोहाइड्रेट तो आपकी बॉडी में जा रहा है, तो उस तरह से कीटोन का प्रोडक्शन नहीं होगा। और क्योंकि अननेसेसरी फूड आइटम्स भी आप बहुत सारा ले रहे हो, प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स जो रिक्वायर्ड नहीं है न्यूट्रिशन वाइज, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका जो कार्निवोर डाइट है वो बेस्ट है, क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन आपको चाहिए आपकी बॉडी को, यू आर गेटिंग एवरीथिंग ऑन कार्निवोर डाइट, क्योंकि मीट में वो सब कुछ है जो आपकी बॉडी को चाहिए। वेजिटेरियन फॉर्म ऑफ कीटो में क्या है कि आपको कीटोन्स का जो भी डायरेक्टली जो भी बेनिफिट है, जो मैं डाउट करता हूँ एक्चुअली कि कीटोन का डायरेक्टली बेनिफिट कुछ मिलता है, लेकिन वो फेज़ एक्चुअली बेनिफिशियल होता है। मे बी हो सकता है वो फेज़ रिपेयर वर्क को प्रमोट करता हो, जिस फेज़ में कीटोन होता है आपके ब्लड में, तो उस फेज़ का इंपॉर्टेंस होता है, ना कि डायरेक्टली कीटोन का इंपॉर्टेंस होता है। कीटोन एक एनर्जी का सोर्स है डेफिनेटली हमारी बॉडी के लिए, लेकिन सारा बेनिफिट कीटोन से आ रहा है। मैं इस चीज़ से मतलब मैं ट्रस्ट नहीं करता इस चीज़ पे, मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ इस पॉइंट से। बहुत लोग बोलते हैं कीटोजेनिक डाइट पे आपने एपिलेप्सी को रिवर्स किया, है ना, और कीटोन डायरेक्टली बेनिफिशियल है। थोड़ा मुश्किल है ये सब कहना, क्योंकि सेम टाइम जिस समय कीटोन बन रहा होता है बॉडी के अंदर, उस समय बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में चेंज आता है, और कौन सा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है जो एक्चुअली आपके डिजीज़ में हेल्प कर रहा है आपको, आप बता नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आप कैसे टीज आउट करोगे कि भाई यही चीज़ है जो एक्चुअली बेनिफिट दे रहा है ना। तो वहाँ पे भी एसोसिएशन वाली बात आ जाती है। तो कीटोन्स क्योंकि एक एसोसिएटिव फाइंडिंग है वहाँ पे, तो हमें कहीं ना कहीं हम क्लेम करते हैं, पॉजिटिव क्लेम करते हैं कि कीटोजेनिक डाइट ने या कीटोन ने डायरेक्टली हमें ये बेनिफिट पहुँचाया, है ना। तो कहने का यही मतलब है। तो इसीलिए अगर बेस्ट देखा जाए तो आपका कार्निवोर डाइट बेस्ट है। अगर आप कीटो फॉर्म करना चाह रहे हो डाइट को, तो वो कार्निवोर फॉर्म रखो, मतलब मोस्टली एनिमल बेस्ड फूड रखो। 10 to 20% आप प्लांट बेस्ड फूड रख सकते हो, और वो बेस्ट है। और सस्टेनेबिलिटी की जहाँ तक बात है, तो वो सस्टेनेबिलिटी आप पे डिपेंड करता है, आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, आपके फैमिली पे डिपेंड करता है, आपको कितना सपोर्ट मिलता है घर से, सारा कुछ उस पर भी डिपेंड करता है। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ऐसे खाना है और आप अकेले रहते हो, तो वो सस्टेनेबल है आपके लिए। बट फैमिली में अगर कोई नहीं खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन नहीं है, या नॉन वेज फूड आपके घर में बन नहीं सकता, किचन में नहीं बन सकता, बहुत सारा इशू होता है इंडिया में, तो उस कंडीशन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कार्निवोर फॉर्म करना। तो लेकिन बेस्ट जो है वो हमेशा कार्निवोर ही रहेगा कीटो में अगर देखा जाए तो। कीटो डाइट एक्चुअली एक फॉर्म है डाइट का जिसमें आप लो कार्बोहाइड्रेट को इतना लो कर देते हो कि बॉडी में सिग्निफिकेंट अमाउंट में कीटोन बनता है, जो कि आप डिटेक्ट कर पाते हो। और लो कार्ब हुआ सिंपली आपने रिड्यूस कर लिया कार्बोहाइड्रेट को, जहाँ पे आपके कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है 10% से ज़्यादा नहीं होगा टोटल एनर्जी का, है ना। और कीटो डाइट के लिए हम डिफाइन करते हैं कि 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट एनर्जी वाइज। और कार्निवोर में तो हमें पता ही है कि 10 to 20 ग्राम से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है उसमें, तो वो तो खुद में ही वो अंडरस्टूड है एक्चुअली। वेरी इंसाइटफुल अगेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि गट हेल्थ पर इस एक्सट्रीम एलिमिनेशन डाइट का क्या इम्पैक्ट होगा, किस कॉन्टेक्स्ट में हेल्पफुल होगा और किस में नहीं, प्लीज़ एक्सप्लेन। मुझे ऐसा लगता है किसी भी हेल्थ की बात अगर हम करें तो हमेशा जो अप्रोच होगा ना वो एक यूनिफाइड मैनर में ही होगा। ऐसा नहीं है कि हमें गट के लिए ये करना है, ब्रेन के लिए ये करना है, हार्ट के लिए ये करना है, किडनी के लिए ये करना है ना। ऐसा नहीं होता है। आपकी बॉडी अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को अडॉप्ट करके हेल्दी होती है, और वो आपकी किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी हो, कोई भी सिस्टम हो आपकी बॉडी का, तो आपके अदर सिस्टम के लिए भी वही चीज़ हेल्दी होगी, है ना। तो अगर आपका गट हेल्थ इंप्रूव कर रहा है कार्निवोर डाइट पे, इसका मतलब है वो ब्रेन हेल्थ भी उससे आएगा, हार्ट हेल्थ भी उससे आएगा, किडनी हेल्थ भी आएगा, लिवर हेल्थ भी आएगा, स्किन हेल्थ भी आएगा, सब कुछ आएगा, मसल हेल्थ भी आएगा, बोन हेल्थ आएगा, सब कुछ आएगा।
लेकिन अगर आप किसी और डाइट पे गट हेल्थ इंप्रूव करते हो तो आप वहाँ पे ये बात नहीं कह सकते कि सब कुछ इससे आ जाएगा, क्योंकि वो डाइट स्पेसिफिकली हमारे लिए डिज़ाइन नहीं है। हाँ, आप बेटर कर सकते हो किसी एक डाइट पे, किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को, क्योंकि आपकी जो प्रीवियस डाइट थी वो इतनी क्रैपी थी, इतने जंक फूड से भरी हुई थी कि आप अगर थोड़ा भी उसमें इम्प्रूवमेंट लाओगे तो आपका हेल्थ इंप्रूव करेगा। लेकिन आप यूनिवर्सली नहीं बोल सकते कि वो डाइट, वीगन डाइट या प्लांट बेस्ड डाइट आपके हर एक एस्पेक्ट को बेटर कर दे, है ना, क्योंकि वो स्पेसिफिकली स्पीशीज़ वाइज हमारे लिए बनी नहीं है उस तरह की डाइट। हमारा गट, हमारी बॉडी उस तरह के फूड को प्रोसेस नहीं कर सकती है और हेल्दी नहीं रह सकती उसको खाते हुए लॉन्ग टर्म में। तो अगर यहीं पे कार्निवोर डाइट को हम देखें तो हमारा गट हेल्थ इंप्रूव करता है डेफिनेटली। और इंप्रूव करने का रीज़न ये होता है कि जितने भी अननेसेसरी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं प्लांट्स में, वो हम नहीं ले रहे होते हैं कार्निवोर डाइट पे। जैसे बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं, लेक्टिन्स है, लेक्टिन बेसिकली एंटी न्यूट्रिएंट ही है। हाँ, राइट। अब उस लेक्टिन्स में बहुत सारे कुछ आ सकता है। वीट जर्म एग्लूटिनिन आता है, इवन जो हम ग्लूटेन देखते हैं वो भी एक लेक्टिन है, और फाइटेट्स हैं, ऑक्जेलेट्स हैं। तो ये सब जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं प्लांट्स में, ये बेसिकली गट हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है हमारे। और जब हम उसको खाना बंद करते हैं तो हमारा गट हेल्थ इंप्रूव कर जाता है, क्योंकि नॉरिशमेंट पर्पज से अगर हम देखते हैं तो हमें तो सारा कुछ मिल ही रहा है मीट से, एग से। और जो एक्चुअल विलेन था उसको हमने रिमूव कर दिया प्लांट मटेरियल को रिमूव करके, तो गट हेल्थ इंप्रूव कर जाता है। और क्योंकि जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि आपका माइक्रोबायोम जिस फैट एंड प्रोटीन बेस्ड पे रिलाई करने वाला माइक्रोबायोम है, जो है ऑलरेडी आपके पास, जो कम अमाउंट में है अभी, वो धीरे धीरे फ्लोरिश कर जाएगा उस डाइट पे। और जब फ्लोरिश कर जाएगा तो आप गट से भी अच्छा फील करने लगोगे ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ 3 to 6 months। तो आपका गट हेल्थ इंप्रूव कर गया, बहुत सिंपल। अब वो डिजीज़ आपका गट हेल्थ इशू में, उसमें IBS हो सकता है, GERD हो सकता है, इरिटेबल IBS मैंने बता दिया, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो सकता है, डायवर्टिकुलाइटिस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हिमोरॉइड्स पाइल्स हो सकता है। ये सारा कुछ इंप्रूव कर जाता है आपका। बहुत सिंपल है। ओके, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन बाय द वे। और जैसे गट हेल्थ की जब बात आती है तो लोगों को मतलब एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि जैसे स्टूल की क्वांटिटी देख के लोग ये क्लेम करते हैं कि हाँ, अब गट हेल्थ हमारी मतलब काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। तो स्टूल का वॉल्यूम क्या मैटर करता है कि नहीं कार्निवोर डाइट में? प्लीज़ इसको भी ज़रा सा टच करिए। स्टूल का वॉल्यूम बेसिकली आपके हेल्थ को कहीं से भी नहीं बता रहा कि आपका हेल्थ एक्चुअली किस डायरेक्शन में जा रहा है। स्टूल का बल्क बेसिकली डिक्टेट, ये एक्चुअली रिफ्लेक्ट होता है, डिपेंड करता है आपके फूड आइटम्स पे कि आपका कैसा फूड आइटम्स है। और जितना ज़्यादा फाइबर बेस्ड, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड होगा, उतना ज़्यादा स्टूल का वॉल्यूम होगा आपका, क्योंकि प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स में ही आपके पास कार्बोहाइड्रेट होता है और फाइबर होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है वो तो डाइजेस्ट हो जाता है, बट प्लांट्स का अपना जो फाइबर कंपोनेंट है उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो वो एज अ वेस्ट निकलता है जो स्टूल वॉल्यूम में इनकॉर्पोरेट होता है, और वही बढ़ाता है स्टूल वॉल्यूम को, स्टूल बल्क को। और स्टूल बल्क को बढ़ाने के लिए ही हम इवन इसबगोल और जितने भी ये सब साइलियम हस्क और ये सब पाउडर जो आता है फाइबर, हम लेते भी हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली हमें ऐसा लगता है स्टूल ज़्यादा हुआ तो हमें ऐसा लगता है पेट क्लियर हो गया, है ना। तो आप प्रेशर क्रिएट करते हो फाइबर लेकर के, फाइबर आप लोगे तो वाटर होल्ड करेगा और प्रेशर बनता है लार्ज इंटेस्टाइन पे, और बहुत ज़्यादा प्रेशर जब बनेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे जाना चाहिए, और निकलता भी है, बहुत बल्क में निकलता है और आपको थोड़ा देर के लिए अच्छा भी लगता है। बट उस तरह से प्रेशर को क्रिएट करना आर्टिफिशियली फाइबर ले लेके, ये अच्छा नहीं होता गट के लिए, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन हमारा बहुत थिन होता है, उसका जो एपिथेलियम होता है, थिकनेस होता है, बहुत कम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, तो उसमें परफोरेशन होने का रिस्क, डैमेज होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। इसलिए हमें वहाँ पे प्रेशर नहीं बढ़ाना होता। और जितने भी डिजीज़ हम देखते हैं ना कोलोन के, चाहे वो डायवर्टिकुलाइटिस हो या हिमोरॉइड्स हो, फिशर्स हो, फिस्टुलाज हो, ये सब फिजिकल प्रेशर ओवरलोड का ही कॉन्सिक्वेंस है बेसिकली, है ना। हम प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ाए हुए रखते हैं हमेशा कोलोन में, रेक्टम में,
और वो प्रेशर इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि आपकी डाइट में फाइबर और कार्बोहाइड्रेट इतना ज़्यादा है, वाटर को कंटिन्यूसली होल्ड किए रहता है, और वो अच्छी चीज़ नहीं है ना। प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है उस लेवल पे, और प्रेशर जब बढ़ा हुआ है तो आपके ब्लड वेसल्स को भी प्रेशर देता है, प्रोवाइड मतलब प्रेशर बढ़ता है और रप्चर होने का रिस्क होता है, ब्लीडिंग का रिस्क होता है। और पाइल्स में वही होता है बेसिकली। पाइल्स में होता क्या, वही तो होता है कि जितने भी आपके कैपिलरीज हैं रेक्टम के पास, वो सब बेसिकली एनगॉज्ड हो जाते हैं, है ना। स्वेलिंग आ जाती है उसमें, और स्वेलिंग होने के बाद रप्चर भी हो जाता है, और ब्लीड के फॉर्म में वो बाहर आता है, ब्लड के फॉर्म में। तो ये सब सिचुएशन है। तो इसलिए स्टूल का बल्क अच्छा नहीं होता। अगर आपका बहुत ज़्यादा बल्की स्टूल हो रहा है, इसका मतलब आप वेस्ट मटेरियल बहुत ले रहे हो डाइट में। वेस्ट मटेरियल का मतलब होता है प्लांट बेस्ड फूड आइटम, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है, और वही निकलता है। आप मीट खाते हो तो नेक्स्ट डे आपको एक्चुअली सेंसेशन भी नहीं आता है स्टूल करने का। और मोस्ट ऑफ द लोग कार्निवोर डाइट पे जो होते हैं वो एक्चुअली ऑल्टरनेट डे करते हैं बॉयल, है ना। उनका वीक में फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है, 2 से 3 बार होता है। हालांकि मेरा ऑलमोस्ट डेली होता है भी, यस राइट, ऑलमोस्ट मेरा तो डेली होता है, लेकिन कई बार मुझे भी ऑल्टरनेट होता है। तो डिपेंड करता है एक्चुअली बहुत सारे अदर फैक्टर्स पे भी, आपका स्लीप कैसा हुआ, आपकी एक्टिविटी कैसे हुई, सारा कुछ उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये हुआ बल्क का कॉन्सेप्ट, और जितने भी मिथ्स हैं बल्क को लेकर के उसकी बात मैंने बता दी। वेरी इंसाइटफुल, वेरी इंसाइटफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार्निवोर डाइट इज मोस्टली एनिमल मीट एंड मीट इज मोस्टली प्रोटीन, तो क्या ये हाई प्रोटीन डाइट बॉडी के लिए डैमेजिंग भी हो सकती है इन एनी केस? अगर ये हाई प्रोटीन बॉडी के लिए हेल्पफुल है तो इसका क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज है कंपेयर टू अदर डाइट? प्लीज इसको एक्सप्लेन करिए। एक्चुअली इस कार्निवोर डाइट को मुझे एडवोकेट करने का रीज़न बहुत सारे हैं, और उसमें पहला रीज़न होता है कि आप डाइट में कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हो इस डाइट को प्रैक्टिस करके। दूसरा, आप फाइबर नहीं लेते हो। तीसरा, आप अपनी डाइट में टॉक्सिक मटेरियल्स नहीं ले रहे हो, जो एंटी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, लेक्टिन्स, ये सब नहीं ले रहे हो। और चौथी बात, ये अपने आप ऑटोमेटिकली एक हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट बन जाती है, क्योंकि आप मोस्टली मीट एंड एग्स खा रहे हो। और जब आपकी डाइट में हायर साइड प्रोटीन होता है तो आपकी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक एक्चुअली दोनों हो, प्रोटीन भी है, फैट भी है। सिर्फ प्रोटीन नहीं है, क्योंकि आपके सेल का कंपोनेंट है फैट। तो जब सेल का कंपोनेंट फैट है तो फैट भी बिल्डिंग ब्लॉक की तरह ही है। वो अलग बात है, फैट आपको एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है, जो नॉर्मल सिचुएशन में प्रोटीन नहीं प्रोवाइड करता है। प्रोटीन तभी एनर्जी प्रोवाइड करेगा जब आपकी बॉडी में फैट नहीं होगा, ग्लाइकोजन नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं होगा, ठीक है। ऐसे प्रोटीन कभी भी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बना नहीं है हमारे लिए डाइट के थ्रू। हम प्रोटीन को सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग ब्लॉक की तरह लेते हैं, और हमारी बॉडी उससे रिपेयर करती है और उससे ग्लूकोज बनाती है, और वो ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है। इस तरह का कुछ है। डायरेक्टली प्रोटीन कभी भी एनर्जी के लिए कंज्यूम नहीं होता, ठीक है। तो अब क्योंकि ये हायर प्रोटीन डाइट है, हाई फैट डाइट है, तो आपकी जो बॉडी का जो हंगर सैटिस्फैक्शन का क्यूज़ है वो बड़ा स्टेबल होता है। आपको भूख बहुत कम लगती है, आपका हंगर वेल कंट्रोल्ड होता है, आप पूरे दिन फुल रहते हो, शायद 1 मील या 2 मील्स बहुत होता है इस डाइट पे। और हाई प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ आपके मसल या रिपेयर वर्क के लिए नहीं होता, रिकवरी के लिए, मसल रिकवरी या रिपेयर वर्क के लिए। हाई प्रोटीन आपकी बॉडी में इसलिए भी चाहिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, जिसके लिए आपको अमाइनो एसिड चाहिए। और अमाइनो एसिड कहाँ से आएगा? प्रोटीन से आएगा। प्रोटीन। तो जो भी आपका एंजाइम्स है, जो प्रोटीन इन नेचर है, जो भी हार्मोन्स है, जो पेप्टाइड इन नेचर है, तो उसको भी आप कहाँ से सप्लाई करोगे? डाइटरी प्रोटीन से ही तो प्रोवाइड करोगे उसके लिए भी। तो अगर आपका डाइटरी प्रोटीन एनफ होगा, अच्छा होगा, तो इन सारे को भी सपोर्ट मिलता है, एंजाइम्स को, हार्मोन्स को। तो जो भी पेप्टाइड हार्मोन्स होंगे, एंजाइम्स होंगे, आपके पास एंजाइम्स भी एनफ होंगे, तो एंजाइमेटिक एक्शन अच्छा होगा तो डाइजेशन अच्छा होगा, है ना। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है। तो इस पार्ट को लोग भूल जाते हैं। लोगों को ये लगता है कि हम बस प्रोटीन को लेते हैं ताकि हम मसल को प्रिजर्व कर सकें। नहीं, हमारा प्रोटीन लेने का मकसद वो नहीं है। हमारा प्रोटीन लेने का मकसद है मसल को तो प्रिजर्व करें ही एजिंग के साथ, और साथ साथ एंजाइम्स के लिए भी प्रोटीन को लें, हार्मोन्स के लिए भी लें, और साथ ही साथ हम हंगर को भी सप्रेस करें।
और जब इन चारों फैक्टर को हम फैक्टर इन करते हैं तो हमारा प्रोटीन इंटेक उस हिसाब से देखा जाए तो हाई होना चाहिए। अब पूछेंगे लोग कितना हाई होना चाहिए, तो मेरे लिए आइडियली 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट मिनिमम रहना चाहिए हर एक के लिए, आप एक्टिविटी करो या ना करो। 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट आपको खाना ही चाहिए उतना प्रोटीन, ठीक है। और जब आप उतना प्रोटीन खाओगे तो मुझे ऐसा लगता है आपका जितने भी हंगर का, एक्सेसिव हंगर हो गया, बिंज ईटिंग का इशू है, बहुत सारे ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, वो सब भी सॉल्व हो जाता है इसमें। तो इतना सारा कुछ है, आपको हाई प्रोटीन रहने का बेनिफिट इतना कुछ है ना। तो हाई प्रोटीन कहीं से भी डैमेजिंग नहीं है हमारी बॉडी के लिए। और अगर किडनी डिजीज़ भी है तो वहाँ पे भी हाई प्रोटीन डाइट लेना होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वहाँ पे नहीं लेना है, या गाउट भी है तो वहाँ पे प्रोटीन नहीं लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बार बार उसी चीज़ को रिपीट करना मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। तो हाई प्रोटीन कहीं से भी डैमेजिंग नहीं है। लोगों को मेरे वीडियोस को देखना चाहिए, हर एक वीडियो में एक ही चीज़ को मैं बार बार नहीं बोल सकता हूँ, टाइम जाता है उससे। तो आप बेहतर है जो भी पब्लिक देख रही है अभी, जो भी जनता देख पा रही है इस वीडियो को, वो हर एक वीडियोस को देखें। हर एक वीडियो से जब वो वाकिफ़ होंगे तो उनको समझ में आएगा, सब कुछ उनको मिल जाएगा। चैनल तो एक ही है भाई, तो आप देख लीजिए सारा वीडियोस को देखिए, एक ही वीडियो में हर कुछ आप क्यों खोजते हैं, वो पॉसिबल नहीं है बताना। तो इस तरह से प्रोटीन जो है हमारे लिए हर एंगल से सेफ है, हाई डोज में भी। और वो हाई डोज कितना होता है वो कुछ वेल डिफाइंड नहीं है ना, कि कितना होना चाहिए और कितने से ज़्यादा हमें नहीं खाना चाहिए। ऐसा कोई अपर लिमिट अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है प्रोटीन के लिए, या सैचुरेटेड फैट के लिए, या कोलेस्ट्रॉल के लिए। भाई आपका डाइजेशन अगर सही है, आप अगर डाइजेस्ट कर पा रहे हो, इवन 4 ग्राम 5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट आप खाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली प्रोटीन किसी भी सिचुएशन में आपको हार्म नहीं करेगा, है ना। ये सिंपल सी बात है। नॉर्मल बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ, आईसीयू के पेशेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये सारा चीज़ ये मैंने बता दिया प्रोटीन के रिगार्डिंग, तो मुझे ऐसा लगता है मैं क्लियर हूँ। यस, यू आर एब्सोल्युटली क्लियर। और ऑडियंस से भी मेरी रिक्वेस्ट है, जो सर ने रिक्वेस्ट करी है कि इनके प्रीवियस वीडियोस को भी देखें। सेम क्वेश्चंस रिपीट करना बार बार हर वीडियो में वेस्ट ऑफ टाइम बिल्कुल है। पुराने वीडियोस को भी बिंज वॉच करिए, एक बार नहीं समझ में आता है 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो जो आने वाले वीडियोस भी होंगे उसमें भी आप और इंटरेस्टिंगली पैशनेटली उनको फॉलो करेंगे, तो आप खुद भी एडुकेट होंगे और औरों को भी एडुकेट करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल जो मेरा सर है वो ये है, जब बात एनिमल सोर्सेज ऑफ फूड की आती है तो सैचुरेटेड फैट से लोग बहुत डरते हैं, और सैचुरेटेड फैट को डायरेक्टली लिंक किया जाता है हाई कोलेस्ट्रॉल से। क्या कोलेस्ट्रॉल हमारी डाइट में बढ़ेगा? जो बढ़ता है तो उससे हमारा जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ेगा या नहीं? और बैलेंस डाइट में जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो क्या डिफरेंट होता है जब हम कार्निवोर डाइट या कीटो डाइट के कोलेस्ट्रॉल लेवल से? प्लीज़ इसको एक्सप्लेन करिए। एक्चुअली डाइटरी फैट का एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल हम बोलते हैं, एक्चुअली वो तो कोलेस्ट्रॉल है भी नहीं, वो तो लाइपोप्रोटीन है। अब क्योंकि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी कैरी कर रहा है तो उसको हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो जब हम डाइट में सैचुरेटेड फैट लेते हैं, तो जब डाइट में हम सैचुरेटेड फैट ले रहे हैं, इसका कहने का मतलब होता है हम ट्राइग्लिसराइड ले रहे हैं, ठीक है। सैचुरेटेड फैट एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड की हम बात कर रहे होते हैं। तो जब हम ट्राइग्लिसराइड को लेंगे तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ना चाहिए ना, कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ जाएगा? पहली बात तो ये है ना। आप अगर खुद से सोचोगे, रिलेट करोगे चीज़ों को, तो आपको लगेगा कि कितना नॉनसेंस चीज़ें फैली हुई हैं मार्केट में। आप ले रहे हो ट्राइग्लिसराइड्स, सैचुरेटेड फैट डाइट में, और बोल रहे हो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है इससे। ऐसा कैसे होगा? कोलेस्ट्रॉल लोगे तब तो मैं मान भी रहा हूँ कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। अरे भाई आप ले रहे हो सैचुरेटेड फैट जो ट्राइग्लिसराइड है बेसिकली, तो ट्राइग्लिसराइड को खाने से कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ेगा? वो तो फैट है और कोलेस्ट्रॉल डिफरेंट एंटिटी है ऑल टुगेदर, है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये होता है कि जब आप डाइटरी फैट को लेते हो तो आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है। और इस चीज़ को मैं बहुत डिटेल में बताया हूँ एक अपने पॉडकास्ट में, लिपिड प्रोफाइल लिपिड पैनल वाला। मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया था जगप्रीत जी के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी से कि उस वीडियोस को देखें। और उस वीडियो को एक्सेस करने के लिए आपको मेरे चैनल पे मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा। और मेंबरशिप जब आप ज्वाइन करोगे, एक सिल्वर मेडल वाला डॉक्टर के किंगडम है, तो अगर आप उसको ज्वाइन करोगे तो आप सारे मेरे जो भी साइंटिफिकली
एक्सप्लेन जो वीडियोस आएंगे आने वाले समय में उसको आप देख पाओगे, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो डायबिटीज़ पे होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक को बहुत कुछ वहाँ पे जानने को मिलेगा और बहुत सारे डॉक्टर्स को मिलेगा, और मैं डॉक्टर्स को भेज भी रहा हूँ, वो सारे लिंक भेज रहा हूँ ताकि डॉक्टर्स ज्वाइन करें, यंग डॉक्टर्स सीखें, जानें, समझें इन सारी चीज़ों को। और पूरे इंडिया में क्या, मुझे ऐसा लगता है इंटरनेशनल लेवल पे भी जिस तरह से मैंने लिपिड प्रोफाइल को वहाँ पे समझाया है, लिपिड मेटाबॉलिज्म को, किसी ने नहीं सोशल मीडिया पे देखा होगा, ये मेरा दावा है। इस लेवल का एक्सप्लेनेशन है उसमें। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जा करके उस वीडियो को एक्सेस करो, और एक्सेस के लिए आपको चैनल का मेंबर बनना पड़ेगा, और मेंबर बनोगे तो आपको और भी बहुत सारे एक्सक्लूसिव पर्क्स मिलेंगे मेरी तरफ से। लाइव Q&A मैं करूंगा वीकेंड्स पे, मोस्टली अब स्टार्ट करूंगा, और वहाँ पे भी आप क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो, रूबरू हो सकते हैं हम। और इस तरह से आपको आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और आपको एक नॉलेजेबल पर्सन आप सभी को मैं बना करके छोड़ूंगा अल्टीमेटली। और डॉक्टर से आप कहीं बेहतर जान रहे होंगे, ठीक है। अगर डॉक्टर्स मेरे वीडियोस को नहीं देखेंगे तो जनरल पब्लिक जो होगी आने वाले समय में, इंडियन जो भी पब्लिक होगी, वो इंडियन डॉक्टर से ज़्यादा जान रही होगी नॉलेज वाइज। अगर देखें जो ह्यूमन बॉडी के रिगार्डिंग हो, न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग कोई कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि जो मुझे फॉलो करेगा वही सीख पाएगा ये सब चीज़, क्योंकि और कहीं अवेलेबल नहीं है ये सब। तो अब फैट डाइजेशन की बात पे आते हैं। तो फैट को जब भी बॉडी डाइजेस्ट करती है, तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि टाइम बहुत जाएगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। 2 आवर 45 मिनट्स में मैंने बनाया उस पॉडकास्ट को, तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। तो फैट का डाइजेशन जब भी होता है तो वो डायरेक्टली आपके ब्लड में नहीं जाता, पहली बात है ना। डाइजेस्ट होकर के वो एक लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है, और ये लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है देन वहाँ पे ब्लड में ड्रेन करता है, तो इनडायरेक्टली ब्लड में आता है। और जब वो ब्लड में आता है तो डायरेक्टली ब्लड में नहीं आता, उसको लाइपोप्रोटीन कैरी कर रहा होता है, और उस लाइपोप्रोटीन का नाम होता है काइलोमाइक्रॉन्स, ठीक है। अब उस काइलोमाइक्रॉन्स में आपका फैट भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो ट्राइग्लिसराइड वाला जो पार्ट है, फैट पार्ट जो है, वो तो डाइजेस्ट हो जाता है एंजाइम्स के थ्रू, और जब डाइजेस्ट होता है तो फ्री फैटी एसिड जब रिलीज होता है, लिबरेट होता है ट्राइग्लिसराइड से, तो उसको स्केलेटल मसल्स, हार्ट, फैट टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी के लिए या स्टोरेज के लिए, जो भी कह लें। तो उस तरह से अब वो जो काइलोमाइक्रॉन्स बचता है, जिसमें मोस्टली अब कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड तो हमारा डाइजेस्ट हो गया, अब वो कोलेस्ट्रॉल वाला कंटेनिंग जो काइलोमाइक्रॉन्स होता है उसको काइलोमाइक्रॉन्स रेमिनेंट्स बोलते हैं, और वो ब्लड से लिवर के अंदर चला जाता है। और जब वो लिवर के अंदर जाता है तो लिवर क्योंकि VLDL बना रहा है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, अब वो कोलेस्ट्रॉल जो काइलोमाइक्रॉन्स रेमिनेंट्स के फॉर्म में जो लिवर में अपटेक हुआ, वो कोलेस्ट्रॉल सेम अब VLDL का पार्ट बनता है। अब क्योंकि VLDL जब भी लिवर बनाएगा तो उस VLDL में ट्राइग्लिसराइड्स भी होगा, है ना। और VLDL जो फैट को कैरी करता है अपने साथ, वो उसी फैट को कैरी करता है मोस्टली जो फैट लिवर बना रहा है। और लिवर किस चीज़ से फैट बना रहा है? कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। तो VLDL आपका एक सरोगेट मार्कर है कि आपका लिवर कितना फैट बना रहा है कार्बोहाइड्रेट से, उसका मार्कर है। तो अगर किसी का VLDL हाई है, इसका मतलब है कि मोस्टली वो जो VLDL है हाई नंबर में, वो उसका हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट से आ रहा है, ना कि हाई फैट डाइट से। क्योंकि हाई फैट डाइट वाला जो पाथवे है वो तो काइलोमाइक्रॉन्स वाला पाथवे था, उसको VLDL से कोई लेना देना नहीं है। VLDL जो लिवर में बन रहा है, लिवर ट्रांसपोर्ट कर रहा है लिवर से बाहर फैट को VLDL के फॉर्म में, ठीक है। अब वो VLDL का फिर डाइजेशन होता है, जिसमें आप LDL देखते हो, IDL देखते हो, और फिर ये सब बाकी जो HDL ये सब देख रहे हो, ठीक है। तो वो सब लिपिड पैरामीटर्स में आ जाता है। तो इसलिए आपकी बॉडी जब फैट खाती है तो कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ा सकती। आपकी बॉडी जब फैट खाती है तो हो सकता है आपका VLDL बढ़े, है ना, स्पेशली। लेकिन VLDL बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि VLDL एक सरोगेट मार्कर है डाइटरी कार्बोहाइड्रेट इंटेक का। क्योंकि VLDL ज़्यादा है मतलब ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, क्योंकि VLDL में सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड होता है, ना कि कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड कंटेनिंग लाइपोप्रोटीन है, और वो लिवर से निकल रहा है, क्योंकि लिवर अब फैट बना रहा है कार्बोहाइड्रेट से, तो उसको वो बाहर करता है VLDL के फॉर्म में। तो डाइटरी फैट का VLDL से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, और VLDL से ही आपका LDL आ रहा है ना। तो आप खुद सोचो, डाइटरी फैट को जब आप खाओगे तो कहाँ से LDL आपका बढ़ेगा, है ना। LDL तो VLDL से आया, और VLDL कहाँ से आया? डाइटरी कार्बोहाइड्रेट से। समझ रहे कॉन्सेप्ट को आप, है ना, बहुत बेसिक है एक्चुअली। तो जो भी डाइटरी फैट है ना, वो बेसिकली इंटेस्टाइन के लेवल पे दूसरे तरीके से कैरी होता है ब्लड में, उसका लाइपोप्रोटीन अलग है, उसको कैरी करने वाला मॉलिक्यूल काइलोमाइक्रॉन्स है।
VLDL जो कैरी कर रहा है जिस फैट को, वो डाइटरी फैट को कैरी नहीं कर रहा है, वो उस फैट को कैरी कर रहा है जो लिवर बना रहा है कार्बोहाइड्रेट से। बहुत सिंपल है इसको समझना। और जो लिवर बना रहा है तो हमें ये समझना होगा कि भाई लिवर जब बना रहा है फैट, तो वो फैट से फैट थोड़ी बनाएगा, वो तो कार्बोहाइड्रेट वाला जो कंपोनेंट है वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो अब कार्बोहाइड्रेट से जो फैट बना उस फैट को कैरी करने का काम VLDL का है। और VLDL जब ब्लड में आता है तो वो कन्वर्ट होता है IDL में, देन LDL में। अब LDL के पास जो भी कोलेस्ट्रॉल होगा उसको हम बताते हैं कि ये LDL कोलेस्ट्रॉल है ना। ये चीज़ है बस। तो आपके डाइटरी फैट का LDL पे कोई डायरेक्टली इफेक्ट नहीं है। हो सकता है आपका डाइटरी फैट जब ज़्यादा होगा तो आपका LDL बढ़ा हुआ हो, और उसका रीज़न भी मैंने बताया हुआ है कि क्यों ऐसा होता है। हाई फैट डाइट पे आपका LDL क्यों बढ़ता है, इसलिए नहीं कि आप हाई फैट ले रहे हो डायरेक्टली, उसका रीज़न बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मेरा है। और उस वीडियो को जो भी देखेगा ना, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 या 20 सालों में भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कोई नहीं कर पाएगा जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में। PhD भी नहीं बता पाएगा, मैं बता रहा हूँ सही। अच्छे डिग्री वाले लोग समझ नहीं पाए हैं इस चीज़ को। जिस चीज़ को मैंने जिस तरह से ब्रेक डाउन किया है लिपिड प्रोफाइल को, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है ना। और अंडररेटेड इसलिए हैं क्योंकि पब्लिक में उस लेवल का IQ नहीं है अभी जो मेरी चीज़ों को ग्रास्प कर पाए, अप्रिशिएट कर पाए, एक्नॉलेज कर पाए। जब ओवरऑल जब पब्लिक की IQ बढ़ेगी पॉपुलेशन लेवल पे, तो मेरी चीज़ों को अप्रिशिएट किया जाएगा, तब मेरे भी मिलियन सब्सक्राइबर होंगे। उसमें टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सर। जैसे आप लगातार कंसिस्टेंट अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर और अवेयरनेस फैला रहे हैं, मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगेगा। बट वही है कि एक वीडियो ब्लास्ट होने की देरी है। जैसे ही एक वीडियो ब्लास्ट हो जाएगी, आई होप कि आपके भी जो आपको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए वो शायद मिल जाए जल्दी ही। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है व्यूअर्स से कि जो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर इन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया सर ने, आप इसको बार बार सुनिए और लोगों को भी अवेयर करिए, ताकि जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ या सप्लीमेंट्स, वो जो ये गोरख धंधा चल रहा है इस पर भी थोड़ा सा लगाम कसी जाए। और इस पर कुछ और एक्सप्लेन करना है सर आपको? हाँ, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर कि अगर आपके डाइटरी फैट से, अगर हम मान भी लें आपने कीटोजेनिक डाइट को स्टार्ट किया, हाई फैट डाइट, कार्निवोर डाइट को स्टार्ट किया, और आपका LDL बढ़ गया, ठीक है, बट अगर बढ़ भी गया तो वो प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, तो वो कंसर्न नहीं है हमारा। ना ही कोलेस्ट्रॉल, ना ही सैचुरेटेड फैट न्यूट्रिएंट ऑफ कंसर्न है, और ना ही LDL हमारे लिए मार्कर ऑफ कंसर्न है ना। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। तो अगर बढ़ता भी है तो टेंशन नहीं है, अगर नहीं भी बढ़ता है तो टेंशन नहीं है। तो बढ़ क्यों रहा है उसका रीज़न तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी उस वीडियो में। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर मंथली 159 रुपीज़ पे करके उस प्लान में बने रहते हो, उस मेंबरशिप को ज्वाइन किए रहते हो, तो मुझे लगता है वो टोटली वर्थ इट है उसको मेंबरशिप को ज्वाइन करके रखना। क्योंकि जो भी उसमें मैं शेयर कर रहा हूँ जिस लेवल के वीडियोस को, वो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। आप कितना भी कोर्स कर लो, कोई भी डिग्री ले लो एकेडमिक्स की, वो वहाँ नहीं मिलेगा ना, वो बस मेरे चैनल पे ही मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मंथली आप बहुत जगह इधर उधर वेस्ट करते हो यार पैसे, आ करके दे दो, दान कर दो मेरे चैनल को 160 रुपीज़, क्या जाता है, बहुत कुछ सीखो। सही बात। और एक चीज़ ये भी है कि जो चीज़ें फ्री में मिलती हैं लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो एक प्रीमियम मेंबरशिप लेने का फ़ायदा ये रहेगा आपको कि आप उस नॉलेज को अप्रिशिएट करेंगे, सीरियसली लेंगे, अवेयर खुद भी होंगे और अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी अवेयर करेंगे। और अप्रिशिएट वो इसलिए भी करेंगे क्योंकि उन्होंने पे किया है उस चीज़ के लिए, तो उसको उस चीज़ों को सुनेंगे अच्छे से। अब जिस साइंटिफिक वीडियोस को बनाने के लिए एक्चुअली लोग बोर होते हैं, बोलते हैं कि यार बोरिंग होता है, बहुत लंबा होता है, बहुत साइंटिफिक चले जाते हो, मुझे ऐसा लगता है तुम सेम वीडियोस के लिए पे कर दो। जैसे ही पे करोगे उसके बाद देखोगे ना, तो तुम्हें ज़्यादा समझ में भी आएगा, क्योंकि फोकस तुम्हारा होगा, अटेंशन ज़्यादा होगा, अलर्टनेस लेवल सब कुछ ज़्यादा हो जाएगा पैसे देने की वजह से, और उसके बाद तुम समझ लोगे आराम से। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि अब मैं सारे साइंटिफिक जो कंटेंट्स हैं, जो मेडिकल रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उसको मैं इस तरह के कंटेंट्स को मैं डाल दूंगा मेंबरशिप के लिए, ताकि जो लोग मेंबर्स जो इंटरेस्टेड हैं मुझे पे करने में, उनको तो कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलना चाहिए ना। सब कुछ मैं पब्लिक ही कर दूंगा तो फिर मेंबर्स आएंगे क्यों मेरे पास? वो तो बोलेंगे कि सर आपको मैं महीना दे रहा हूँ, मैं क्यों दे रहा हूँ, सब कुछ तो आप पब्लिक किए हुए हो, है ना। तो
मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मेरे लिए ये ज़रूरी था कि उसको मैं एक्सक्लूसिव कर दूं मेंबर्स के लिए, और मैंने कर दिया। और बहुत मुझे अच्छा लगता है, उसमें रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है मुझे। अभी तक जी जी। मेंबर्स हो गए हैं लगभग 25 के अराउंड, एक हफ्ते हुए हैं अभी बस मुझे वो मोनेटाइज बिल्कुल हुए। बिल्कुल, मैं भी यही तो रिक्वेस्ट करता हूँ पब्लिक से कि प्लीज़ प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करिए सर की, क्योंकि 159 रुपीज़ मंथली आप अगर पे कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेटर है कंपेयर टू हॉस्पिटल बिल्स जो आप फ्यूचर में पे करेंगे अपनी फैमिली के लिए या खुद के लिए, या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आप आ गए, तो उससे तो ये बेटर है कि आप अगर 159 मंथली मेंबरशिप पे कर सकें, तो वो आपको कहीं ज़्यादा अवेयर करेगी अपनी हेल्थ के बारे में, और बाकी जो मेडिकल टर्म्स हैं उनको समझने में। उनको बार बार रिपीट पे लूप पे बिंज वॉच करिए और खुद भी शेयर करिए। बाकी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? नहीं, बस हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्या है हमारा जो उसको डिस्कस नेक्स्ट करते हैं। टॉपिक तो सर अब हम नेक्स्ट पार्ट के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो मुझे लगता है उसको राइट। एक्सप्लेन करते करते काफ़ी टाइम हो जाएगा, और लंबे वीडियोस की हैबिट हमारी पब्लिक की उतनी है नहीं, शॉर्ट राइट। फॉर्म ऑफ कंटेंट जब से आ गया इंटरनेट पर, तो और इसको जी पब्लिक भी थोड़ी सी मुझसे रिक्वेस्ट करते रहती है कि थोड़ी सी छोटी कर दो सर, बहुत लंबी हो जाती है। मैं बोला यार मेरा कंटेंट ही जी। कुछ ऐसा है, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम्हें देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। मेरा सही कंटेंट बात। एजुकेशनल है, और एजुकेशनल कंटेंट हमेशा लंबा होता है। आप किसी लेक्चर एग्जैक्टली। क्लास को अटेंड करते हो तो आप कभी भी प्रोफेसर को बोलते हो कि सर 10 मिनट में आप बता एक दो मिनट मुझे? में समझा दी, 1 मिनट में। नहीं होता ऐसा, है ना? आप जब एग्जैक्टली। तैयारी करते हो, इवन पीजीज की, एंट्रेंस की, जो भी मेडिकल जी जी। स्टूडेंट्स हैं, आप 8-8 10-10 घंटे ये लोग बैठते हैं ट्यूटोरियल में जाकर लगातार, है ना? तो यहाँ पे तो एग्जैक्टली। 2-3 घंटे की बात है। वैसा अगर क्रिटिक वीडियो में बना रहा हूँ, और जनरली क्रिटिक वीडियो ही उतना बड़ा होता है, पॉडकास्ट भी बड़ा होता है, क्योंकि इनका फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है। फॉर्मेट जैसा होगा कंटेंट मेरा वैसा होगा, लेंथ उतना उसके अकॉर्डिंग होगा। मैं उस फॉर्मेट ऑफ वीडियोस को मैं प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि वो फॉर्मेट ऑफ वीडियोस जो हैं बहुत इंसाइटफुल होते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। एक सेशन में आपको बहुत तरह का पर्सपेक्टिव मिलता है जानने को, समझने को। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं एक्चुअली हेल्थ को इम्प्रूव करने में, कुछ नया जानने में, वो लोग देखेंगे ही, मुझे पता है। और मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, मैं मासेस के लिए काम नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मासेस तो सही क्या बात। चाहती है, क्या करती है, वो मुझे पता है। मेरा टारगेट है एक्चुअली अवेयर करना। और अभी इस लेवल पे अवेयरनेस लेवल अभी इतना कम है लोगों में कि मुझे पता है मेरी चीज़ों को अप्रिशिएट इतनी जल्दी नहीं करेगी। करना वही है ना। अब हैक्स नहीं ना आके बताऊंगा मैं चैनल पे, है ना? हैक्स बताने वाले तो भरे पड़े हैं लोग। एग्जैक्टली। मैं अपने कंटेंट को अपने तरीके से ही प्रेजेंट करूंगा। आपको पसंद करना है करो, नहीं करना है मत करो। आने वाले समय में तो करना ही पड़ेगा, और चैनल मेरा ग्रो होना ही है, क्योंकि जिस तरह के कंटेंट को मैं ला रहा हूँ आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हर चीज़ को। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अब वाइंड अप करना चाहिए इस वीडियो को, और बचे हुए जो इस सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं हम उसको नेक्स्ट पार्ट के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, है ना सर? राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, एंड थैंक यू सो मच टू डॉक्टर किशले, जिन्होंने ये मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट किया पार्ट 2 के लिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करिए। उसमें आपको बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट जो कहीं भी आपको कोई भी इंटरनेट पर नहीं बताने वाला, उसके लिए आप कंसल्टेशन भी करेंगे तो 5 मिनट की होगी कंसल्टेशन अपनी डिजीज़ के रिगार्डिंग, पर्सनल हेल्थ के रिगार्डिंग। वो आपको 159 रुपीज़ की मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद उस डीप एक्सप्लेनेशन हर चीज़ को समझने में आसानी होगी। बार बार वॉच करिए और मैक्सिमम लोगों से शेयर करिए। ये कंटेंट आपको इंडिया में और कहीं नहीं मिलेगा। बाकी आप कुछ कहना चाहते हैं सर? बस बाकी अब नेक्स्ट एपिसोड में करूँगा, कहूँगा। ओके ओके। तो थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू रघु, थैंक यू सो मच। ओके। ओके सर।